नमस्कार दोस्तों। आज अपन पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जो हैं उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। ये कहानी देखिए नेट जेआरएफ में भी जुड़ी हुई है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है राजस्थान में उसके 12वीं क्लास में भी जोड़ी गई है। ये इतनी शानदार कहानी है मित्रों कि एक बार शुरू करने के बाद में जब तक अंत तक इसको नहीं पढ़ लेते हैं मन की जो लालसा है, मन की जो प्यास है वो नहीं बुझती है। ये कहानी दोस्तों हिंदी साहित्य जगत की प्रथम फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। मतलब क्या होता है इसका, बहुत से विद्यार्थी नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें। पूर्व दीप्ति शैली उसे कहा जाता है। फ्लैश का मतलब होता है प्रकाश या कैमरा, बैक का मतलब होता है पीछे, उसको पीछे ले जाया जाता है। मतलब क्या हुआ, पीछे कहाँ, कोई उठा करके थोड़ी ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए फ्लैशबैक का मतलब होता है अपन इस कहानी को पढ़ते हैं, शुरू में एक परिच्छेद जब अपन पढ़ लेते हैं उसके तुरंत बाद में क्या होता है कि पूरी कहानी का क्लाइमेट है ना वो ही बदल जाता है, पूरी कहानी का दृश्य ही बदल जाता है, उसे बोलते हैं। और वो दृश्य अंत में जाकर के पांचवा जो परिच्छेद आता है उसमें वापस अपने कहानी समझ में आती है। जिस प्रकार से आप लोग पुरानी फिल्में देखते हैं, धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन किसी की भी आप उठा के देखोगे तो देखिए शुरू में दो बालक होते हैं वो दिखाई देते हैं, 15-20 मिनट फिल्म चलती है, उसके तुरंत बाद में दृश्य ही बदल जाता है। जब फिल्म का अंत होता है तब जाकर के जो शुरू हुई थी वहाँ से शुरू होता है, तब जाके अपने पूरी कहानी है वो समझ में आती है। मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा, पूरा वीडियो है उसमें लगातार बने रहें, आपको बड़ा आनंद आएगा। देखिए तो देखिए कहानी उसने कहा था, ठीक है, देख रहे हैं, उसने कहा था। यहाँ पर नाम थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी है, ठीक है। लेखक का परिचय पढ़ते हैं पहले। 11वीं 12वीं के विद्यार्थी ध्यान दें, आपके 10वीं और 12वीं में है एक कवि या लेखक का परिचय है वो आपसे पूछा जाता है, इसलिए इस पूरे परिच्छेद को आप अच्छी तरह से याद करेंगे और बिल्कुल ही आसानी से याद होगा। देखो, पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, उनका जन्म 1883 ईस्वी में और देहांत है वो 1922 में हुआ था। ये मूल रूप से ध्यान रखिए दोस्तों कांगड़ा हिमाचल के रहने वाले थे, लेकिन इनके परिवार के जो लोग हैं वो बाद में जयपुर आकर के बस गए, तो गुल्लेरी जी का जो जन्म हो जयपुर में ही हुआ था। हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं, उनका जन्म जयपुर में हुआ, यानी मूल तो ये क्या, इनके जो वंशज थे वो कांगड़ा हिमाचल के थे, इनका जन्म जयपुर में हुआ। बचपन से ही साहित्य प्रतिभा संपन्न थे, साहित्य में इनकी काफ़ी अच्छी रुचि थी। प्रतिभा के क्षेत्र में इन्होंने देखो खगोल, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध और साहित्य का विस्तृत इन्होंने अध्ययन किया था, ज्ञानार्जन किया था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है। इसका प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में हुआ। नेट जेआरएफ केवीएस टीजीटी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, क्या है कि ये जो बहुत बार पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ, तो सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी ये। इसके अतिरिक्त उन्होंने दो कहानियाँ और लिखी, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये भी इनकी कहानियाँ हैं। कछुआ धर्म, मोरिशिश मोई कुठाऊँ, ये इनके प्रसिद्ध निबंध हैं, निबंध के प्रतिमान हैं। उन्होंने एक मासिक पत्र भी प्रकाशित किया था 1904 में। जयपुर से समालोचना का संपादन भी इन्होंने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा काशी है ना, उसके संपादक मंडल में भी ये रहे थे। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। 11वीं 12वीं के विद्यार्थी ध्यान दें, इस पूरे परिच्छेद को अच्छे से याद रखें, ये हूबहू आपको बोर्ड की परीक्षा में लिखना होता है। अच्छी तरीके से इसको समझ लें, याद कर लें, कोई कठिन बात नहीं है, इतना याद करना है। देखो, पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का जन्म 1883 से 1922 में। ये प्रसिद्ध प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। साहित्य के क्षेत्र में खगोल है, विज्ञान है, ज्योतिष है, धर्म है, इतिहास, शोध, इन सब का इनको अच्छा ज्ञानार्जन था। इनकी कहानियाँ लिख दें, उसने कहा था 1915 में लिखी सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा है। दो अन्य कहानियां हैं, मोरिशिश मोई कुठाऊं और कछुआ धर्म, इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। एक इन्होंने 1904 में समालोचना पत्र का संपादन भी किया था। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी ये थे। इतना आपको लिखना है। अब देखो ये कहानी है, पाठ का परिचय। उसने कहा था कहानी पहले बता चुका हूँ, 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। ये कहानी है वो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के मध्य हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये एक मार्मिक का मतलब अपने हृदय को छूने वाली कहानी है, जिसका कथानक है, कहानी का मूल कथानक
प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा है। इसमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रख करके बुना गया। मतलब इस कहानी में दो बच्चे होते हैं, आपस में मिलते हैं, दोनों में एक निश्चल प्रेम जागृत हो जाता है, फिर अचानक दोनों अलग हो जाते हैं और अंत में जब 20-25 साल या 30 साल की उम्र में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो लहना इसका कहानी का मुख्य नायक है और सूबेदारनी है जो नायिका है कहानी की, वो सूबेदार की पत्नी बन जाती है सूबेदारनी। तो वो अपने पति और बच्चे की रक्षा के लिए लहना से भिक्षा मांगती है। तो वो लहना होता है अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन इसमें करता है। ये कहानी अमृतसर के बाजार का दृश्य वहाँ से शुरू होती है, अमृतसर पंजाब से। बालिक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्म उत्सर्ग आदि का वर्णन गहन मनोवैज्ञानिक पूट है। आदि का वर्णन इसमें गहन मनोवैज्ञानिक पूट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर के प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्युशैया पर समाप्त होती है। बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक पूट से भरी हुई कहानी है। यह कहानी देखो, प्रारंभिक चहल पहल यानी बच्चे होते हैं, उन्हें प्रेम का पता ही नहीं होता, वहाँ से ये शुरू होती है, लेकर के प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ, अपने कार्य का विकट पथ पार करते हुए लहना अंत में मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, यानी वीरगति प्राप्त कर जाता है। वहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। आप जैसे ही अपन कहानी पढ़ेंगे आपको पूरी बात कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। दोस्तों बने रहें पूरी वीडियो के साथ। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं है। ये जो उत्सर्ग है अपने प्रेम के लिए नहीं मरता है, जनित नहीं है, बल्कि कर्तव्य को निभाते हुए, कर्तव्य के निभाने की इसमें प्रसन्नता है। लहना होता है, उसने जो सूबेदार ने जो कहा था कि मेरे पति और बच्चों की रक्षा करना, और वो कर देता है, तो इसमें वो खुश रहता है लहना सिंह। आंचलिक शब्दावली है, यानी पंजाबी भाषा के कुछ शब्द इसमें पढ़ने को मिलेंगे। उत्कृष्ट भाव व्यंजना, यह कहानी हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट धरोहर मानी जाती है। वास्तव में आज भी यह कहानी बहुत ही शानदार कहानी मानी जाती है। महत्वपूर्ण कहानियों में इस कहानी की गणना की जाती है। हाँ तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे कहानी। बहुत अच्छी कहानी, आप पूरे वीडियो के साथ बने रहें, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने अपने जीवन में आप इस कहानी को भूल नहीं पाओगे। अंत तक आप पूरा वीडियो देखिएगा बस, और देखने के बाद में आप स्वयं अपने विचार जरूर लिखिएगा, और दूसरी बात अपने 2 मित्रों तक इसको सेंड जरूर कीजिएगा। तो देखो बहुत शानदार कहानी है। कहानी किस तरह से पढ़ी जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से हाव भाव को प्रस्तुत किया जाता है उस सभी की चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी कहानी है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से पीठ छिल गई है। बड़े बड़े जो शहर हैं इसमें इक्के, जानते हो तांगा गाड़ी पहले होती थी, आजकल नहीं है, आजकल टेम्पो आ गए। इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, यानी वो गलत भाषा का यूज़ करते हैं। परंतु उनसे यानी इक्के गाड़ी वालों से हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोट वालों की बोली का मरहम लगाएं, कि अमृतसर में जो बम्बू कोट वालों की बोली है उसका मरहम लगाएं, उन जैसी भाषा का आप प्रयोग करें। बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थापित कर लेते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। ये इक्के वाले होते हैं। कभी कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थापित कर लेते हैं, या फिर कभी पैदल चलने वालों की आंखों से, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को खींच करके अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और अक्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, यानी नाक की सीध में एकदम बिल्कुल सीधे चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वालों, यानी उनके परिवार वाले, बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में से हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़कर, बचो खालसा, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, बादशाह यानी बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटा खच्चरों के, बतकों और गन्नों और खोमचों और भारी वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी या साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। कहने का मतलब है कि अमृतसर के जो तांगे वाले हैं वो किसी को अगर अलग करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उनको जी या साहब कहना ही पड़ेगा। जी या साहब कहे बिना किसी को हटना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह नहीं है कि उनकी जीभ नहीं चलती, बात यह नहीं है कि उनको गालियाँ नहीं आती हैं, बल्कि आती हैं मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती, यानी बार बार कहने पर, बार बार चुनौती देने पर कोई लीक से नहीं हटती है, तो उसकी बसनावली के ये नमूने
हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। अब देखो इसका हिंदी अनुवाद कैसे दिया गया है। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, हट जा लंबी वालिया। समष्टि यानी समाज के में इनका अर्थ है कि हट जा जीने जोगिए, तू जीने योग्य है। हट जा कर्मा वाली है, तू भाग्य वाली है। हट जा पुत्रा प्यारी है, तू पुत्रों को प्यारी है। हट जा लंबी वाली है, तो तू लंबी, तेरी उम्र तुम्हारे सामने लंबी पड़ी है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। इस प्रकार से ये एक दूसरे को कह करके अलग करते हैं रास्ते से। ऐसे ही बम्बू फोर्ट वालों में, अब देखो कहानी शुरू होती है। ऐसे ही बम्बू फोर्ट वालों के बीच में से होकर के एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान, जैसे मार्केट की एक दुकान पे मिलते हैं। उसके बालों और ढीले सूथनों से जान पड़ता है कि दोनों ही क्या हैं, सिख हैं, यानी पंजाब के रहने वाले। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, मतलब लड़का, लहना। समझने की कोशिश करना, प्रत्येक वाक्य बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं। हाँ, वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और वह लड़की है वह रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार किसी परदेशी से यानी दूसरे व्यक्ति से शेर भर यानी 1 किलो गीले पापड़ों की गट्टी को गिने बिना नहीं हटता था। यानी जो ग्राहक था वो दुकानदार से कह रहा था ये गीले पापड़ इनको मैं गिनूंगा, तो वो उनको गिने बिना हटता नहीं था। अब दोनों बच्चों में क्या होती है, बातें होती हैं। तेरे घर कहाँ है? लड़का कहता है मगरे में। और तेरे? मेरे मांझे में। अब लड़का कहता है यहाँ कहाँ रहती है? देखो लड़का ही है, यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, मेरे मामा होते हैं। अतर सिंह लड़की के मामा हैं। मैं भी मामा के यहाँ पर आया हूँ, गुरु बाज़ार में घर है, यानी मेरे मामा का घर है वो कहाँ पर है, गुरु बाज़ार में। दोनों ही हैं, लड़का और लड़की, लहना और सूबेदारनी, दोनों ही क्या हैं, मामा के यहाँ पर आए हुए हैं। अब आगे देखो, इतने में ही दुकानदार निपटा और उनको उनको सौदा देने लगा, यानी सामान, सौदा मतलब सामान देने लगा। सौदा लेकर के दोनों साथ साथ चल पड़े। दोनों बच्चे थे, यानी सामान ले लिया और साथ साथ चल पड़े। कुछ दूर जाने पर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई होगी? बच्चे को ऐसा लगा कि इसको पूछ लिया जाए, क्यों, लड़का ही होता है खुराफाती दिमाग का। तो पूछता है तेरी कुड़माई, कुड़माई मतलब सगाई। इसे लड़की कुछ आंखें चढ़ा करके धत कह करके दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। बोले हट, ऐसे शर्म आ गई बच्ची को। छोटी सी बच्ची थी बेचारी को, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। और लड़का खुराफाती तो पूछ लिया लेना। दूसरे तीसरे दिन देखो ईश्वर की कृपा होती है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ पर, दूध वाले के यहाँ पर अकस्मात, यानी ईश्वर की कृपा से अचानक अकस्मात दोनों मिल जाते हैं, मिलते रहते हैं। महीना भर उनका ये लफड़ा चलता रहता है, हाल इसी प्रकार का चलता है। ऐसे अकस्मात वो भी सामान लेना आता है, कभी लड़की सामान लेने आती, दोनों मिलते रहते थे। महीने भर चला। 2-3 बार लड़के ने पूछा तेरी कुड़माई होगी? अब लड़का तंग आ गया, बोले सही सी बताए तेरी कुड़माई होगी क्या, यानी मतलब तेरी सगाउड़ी हुई क्या? उत्तर में वही दत्त मिलता। एक दिन लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की ने उसकी संभावना के विरुद्ध, यानी संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। अब बार बार रोज रोज पूछेगा तो अगली तंग तो आएगी, तो लड़की तंग आकर बोली हाँ हो गई। बोल। लड़की का दिमाग खराब, बोली कब? कल। देखते नहीं हो रेशम से कढ़ा हुआ शालू, शालू मतलब ओढ़नी, ओढ़नी को बोलते हैं पंजाबी में शालू। देखते नहीं हो ये रेशम से कढ़ा हुआ शालू? लड़की भाग गई। लड़के ने भी घर की राह ली। माथा खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया किसी, एक ही तो लड़की मिली थी और उसकी सगाई हो गई। रास्ते में लड़के को मोरी में ढकाल दिया। अब ये सुन लिया कि इसकी सगाई होगी तो उसका दिमाग खराब हो गया लेना का। एक लड़के को पकड़ के मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, उससे भी माथा फोड़ी करी। एक कुत्ते को पत्थर मारा। अब क्या है कि दूसरे पर सिखैनी बिल्ले खंबा नोचे, वही बात है। अब सगाई पे इसका जोर नहीं चला तो कुत्तों के पत्थर मारने लगे। एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के यहाँ पर ठेले पर दूध उड़ेल दिया। दूध लेने आया था वो दूध है वो सब्जी वाले के यहाँ पर उड़ेल दिया, यानी पटक दिया। सामने नहाकर आई हुई एक वैष्णवी, एक औरत नहा करके आई थी, उससे टकरा करके, ध्यान नहीं देते हैं तो उससे टकरा जाता है कभी कभी। तो वो लेना भी उस वैष्णवी से टकरा करके अंधे की उपाधि दी। तो उस वैष्णवी ने कहा कि तुम अंधा है क्या? अपन भी तो किसी के टकरा जाते हैं, सामने वाला यही तो कहता है कि अंधा है भाई साहब, देख के चलना। तो वो कहते हैं अंधा है, अंधे की उपाधि पाई और तब जाकर के वो क्या हुआ, घर पहुंचा। ये इस कहानी का पहला परिच्छेद है। यहाँ तक अपने को अच्छे से बात समझ में आ गई कि गुरु बाजार में ऐसे वो क्या है, दोनों मिलते हैं। लड़का होता है, लड़की को बार बार पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, वो अचानक कहती है कि नहीं हुई है और वो दिमाग खराब हो जाता है, अंत में घर चला जाता है, कभी कैसे और कभी कैसे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए दूसरा परिच्छेद चलेगा दोस्तों। ये जो दूसरा परिच्छेद है मित्रों, इसमें कहानी का क्लाइमेट चेंज हो गया, यानी पूरा का पूरा है वातावरण ही चेंज हो गया है। अब कहानी, मुख्य जो कहानी है ना
वहाँ पर मतलब लड़ाई की कहानी चलेगी। ये अपने भारत देश की नहीं होकर के जर्मनी की धरती पे दिखाई गई है। फिल्मों में अक्सर ऐसा ही होता है, अचानक कहानी का दृश्य होता है वो बदल जाता है। देखो ये दूसरा परिच्छेद है, राम राम। अब ना कोई लहना बीच में आएगा, ना कोई सूबेदारनी बीच में आएगी, वो लड़की लड़का दोनों ही नहीं आएंगे। अब देखो कहानी बदल गई, 25 साल आगे चली गई ये कहानी। कितने साल? 25 साल। हाँ तो देखो राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में, खंदक मतलब खाई, खाई को जानते हो ना, बड़ी बड़ी खाई होती हैं। खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई हैं, ऐसे बैठे बैठे रहने से हड्डियां अकड़ गई हैं। ऐसे वो आपस में फौजी लोग हैं, वो बात कर रहे हैं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मे ज़्यादा है यहाँ पर, यानी लुधियाना है वहाँ से 10 गुना जाड़ा और मे, और ऊपर से क्या है, बर्फ़ भी गिर रही है, यानी लुधियाना से बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। पिंडलियाँ यानी पैरों तक कीचड़ में धंस गए हैं, अपनी पिंडियों तक कीचड़ में धंस गए हैं। ज़मीन कहीं दिखती भी नहीं है। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों से सारी खंदक होती है वो सुन जाती है, यानी लड़ाई का दृश्य चल रहा है अभी। यानी आपस में वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तो लुधियाना से 10 गुना ज़्यादा जाड़ा पड़ रहा है, मैं है ऊपर से बर्फ़ है, पिंडलियाँ तक कीचड़ में धंस गई हैं, ज़मीन दिखाई नहीं देती है। घंटे 2 घंटे में कान का पर्दे फाड़ने वाले धमाके यहाँ पर सुनाई देते हैं। पूरी खंदक हिल जाती है, यानी पूरी खाई हिल जाती है ऐसे धमाकों से। 100 गज धरती है वो उछल पड़ती है। कितने कितने गज? 100 गज धरती है वो क्या होती है? उछल पड़ती है। और इस गेबी गोले से बचें तो कोई लड़े, यानी इन गोलों से बचें तो किसी से लड़ें। नगरकोट का जलजिला सुना है। नगरकोट का जलजिला मतलब अपने श्रीनगर के बारे में कहा गया है कि पंजाब के पास में है, कि वहाँ पर भूकंप के झटके जरूर सुने। जलजिला का मतलब भूकंप के झटके। कि नगरकोट का जलजिला सुना है। और यहाँ तो दिन में 25 जलजिले होते हैं, यहाँ पर तो दिन में 25 बार बमबारी होती है, तो धरती कंपा जाती है, कंपन होता है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या खून ही निकल गई, अगर खाई से बाहर साफा या खून ही निकल गई, तो चट्टाक से वो जर्मन फौजी होते हैं वो गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी के लेटे हुए हैं, मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों के में छिपे रहते हैं, यानी इस प्रकार से छिपे रहते हैं। खंदक से थोड़ी सी भी खून या सिर की पगड़ी दिखाई दी तो चट्टाक से वो गोली मार देंगे, पता नहीं कहाँ पर पड़े रहते हैं। लहना सिंह 3 दिन हो गए। लहना सिंह अब वो फौज में भर्ती हो गया, जो बच्चा था वो 3 दिन हो गए। 4 तो खंदक में बीत गए हैं, 3 दिन बाकी हैं। परसों रिलीफ आएगी। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 दिन हो गए हैं, 3 दिन बाकी हैं। परसों रिलीफ आएगी, यानी अपन को छुट्टी मिल जाएगी। 7 दिन की छुट्टी होगी। अपने हाथों से झटका करेंगे, यानी मतलब बकरे का मीट खाएंगे। फौजी ऐसे बात करते हैं। और पेट भर के खा करके सोते रहेंगे उस फिरंगी मैम के बाग में। एक मतलब जर्मनी में एक उनकी कोई मैडम मिल जाती है, उनके बाग में मखमल सा हरा घास है उसके मतलब गार्डन में। फल और दूध की वह वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती है। कहती है तुम तो राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। इस प्रकार से वो जर्मन औरत है वो उनकी सेवा चाकरी है वो करती रहती है। आगे देखो, 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, यानी नींद नहीं ली है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। देखो घोड़ा होता है ना, उसको बिना फेरे होता है वो बिगड़ता है। बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। मुझे तो संगीन चढ़ा करके मार्च का हुक्म मिल जाए तो मैं 7 जर्मनों को अकेला मार कर लौटूंगा। मुझे दरबार साहब की दिल्ली में अगर मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब यानी नानक देव हैं उनकी दिल्ली पर, यानी उनके जो दिल्ली है उनका दरबार है उसमें माथा टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के, पाजी एक गाड़ी होती है पंजाबी भाषा में, पाजी का मतलब बेईमान। पाजी कहीं के कल्ले के घोड़ों संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं, यानी अगर मुझे संगीन चढ़ाने का या फिर दावा करने का मुझे मौका मिल जाए तो मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं कि अब की बार लड़ाई मत करो। इस प्रकार से वो फौजी लोग होते हैं वो आपस में चर्चा करते रहते हैं। अब देखो, अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं, यानी अंधेरी रात में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। दिन में उस दिन दावा किया था 4 मील तक एक जर्मन को नहीं छोड़ा। पीछे जनरल के हट जाने का कमान नहीं दिया होता। यदि पीछे जनरल साहब ने मुझे हट जाने का कमान नहीं दिया होता तो मैं 4 मील तक सभी को सफाया कर देता, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। सूबेदार हजारा सिंह उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो तुम बर्लिन पहुंच जाता। लड़ाई के मामले में जमादार और नायक के चलाए नहीं चलते हैं। बड़े अफसर लोग हैं वो दूर की बात सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़े तो क्या हुआ कि 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ जाएंगे तो क्या हुआ, दूसरी तरफ से वो अपने ऊपर दावा यानी आक्रमण है वो कर देंगे। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला। लहना सिंह बोला, सूबेदार जी सच है, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में जाड़ा धंस गया है, यानी पूरे शरीर में जाड़ा धंस गया, सर्दी में पूरे ठिठुरे हैं। सूर्य यहाँ पर निकलता नहीं है और खाई के दोनों तरफ से चंबे के बावलियों के सोते झर रहे हैं। जैसे झरना झरता ना उस प्रकार से
ये खाई है उसके दोनों तरफ है वो पानी आ रहा है। एक दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए कि एक बार एक लड़ाई हो जाए तो थोड़ी शरीर में क्या हो जाए, गर्मी आ जाए, वरना तो सर्दी मर रहे हैं। ऐसा लहना सिंह है वो सूबेदार हजारे सिंह को बोल रहा है। उद्यमी, उद्यमी का मतलब होता है शरारती। उद्यमी उठ, सिगड़ी के सिगड़ी में कोल्ले डाल, कोल्ले मतलब कोयले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियों से खाई का पानी है वो बाहर फेंको। महासिंह अब शाम हो गई है और खाई के दरवाजे पर पहरा बदल लो। ये कहते हुए सूबेदार हजारे सिंह वो खंदक के वो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और सभी को अपनी अपनी ड्यूटी है वो बतला रहे हैं। फौज में ऐसा ही कार्यक्रम चलता है दोस्तों। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। पूछा जा सकता है नेट जेआरएफ के विद्यार्थी ध्यान दें कि वजीरा सिंह कौन है। तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भर करके खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं तो पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सारे खिलखिलाकर हंस पड़े और जो उदासी थे उसके बादल उदासी के बादल हैं वो फट गए, यानी सबके थोड़ी थोड़ी चेहरे पे मुस्कान आ गई। पहले उदास थे, पड़े थे, आलसी हो रहे थे, तो उदासी सबकी है वो हट गई। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर करके उसके हाथों में दे करके कहा, अपनी बाड़ी में तरबूजों में ऐसा पानी दो, ऐसा खाद का पानी पूरे पंजाब भर में नहीं है, यानी यहाँ पर जितना खाद का पानी अच्छा है ऐसा पूरे पंजाब में ये पानी नहीं मिलेगा अपन को। ऐसा लहना सिंह बोल रहा है। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद में सरकार से 10 घुमाओ मतलब 10 बीघा ज़मीन यहीं पे मांग लूँगा और बेल बूटे लगाऊंगा। लांडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, लांडी होरा मतलब पत्नी को यहाँ बुला लोगे, या फिर दूध वाली फिरंगी मैम, एक दूसरा है वो मजाक कर देता है लहना के साथ, चुप कर यहाँ वालों की शर्म नहीं है। लहना सिंह कहता है चुप कर यहाँ वालों की कोई शर्म नहीं है। देश देश की चाल है। आज तक मैं मतलब फिरंगी मैम को ये नहीं समझा सिखा पाया हूँ कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं, पर वो सिगरेट देने से नहीं हटती है। बार बार कहती है मेरे होठों को लगाना चाहती है और मैं पीछे हट जाता हूँ तो समझती है कि राजा है वो बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। ये लहना सिंह कहता है कि वो जो फिरंगी मैम है वो ये नहीं जानती कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। वो मुझे बार बार सिगरेट देती है कि तुम सिगरेट पी ले, मैं पीछे हट जाता हूँ तो ये बुरा मान जाती है, कहती है कि राजा मेरे देश के लिए अब की बार नहीं लड़ेगा, मुल्क के लिए। अच्छा, अब बोधा कैसा है? अच्छा है। अब वो पूछ रहा है कि बोधा कैसा है। बोधा है वो सूबेदारनी का और सूबेदार हजारे सिंह का बेटा है, वो अच्छा है, उसकी चर्चा हो रही है। देखो, जैसे मैं जानता नहीं हूँ रात भर तुम अपने कंबल उसे ओढ़ाते हो, यानी बोधा है वो बीमार रहता है, उसे ओढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे रात गुजारते हो, उसके पहरे पर आप भी पहरा देते हो, आप अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम मांदे न पड़ जाना। मांदे का मतलब बीमार मत पड़ जाना, मांदे न पड़ जाना। मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। दोस्तों, मुरब्बे होती है नहर के आसपास की जो ज़मीन होती है ना, जैसे राजस्थान में अपन कहते हैं बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर हमारे मुरब्बे हैं, तो ये मुरब्बे हैं, ध्यान रखना। वो मुरब्बे हैं। एक होता है मुरब्बे, वो खाने के होते हैं आंवले के रूप में, वो अलग चीज़ होती है। ये मुरब्बे होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये मुरब्बे क्या होते हैं? नहर के पास में उपजाऊ ज़मीन है, कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ऐसा लहना सिंह को समझा रहा है कि निमोनिया से मर जाएगा ना तो तुझे कोई है ना कोई मुरब्बा नहीं देगा। ऐसे मजाक करते रहते हैं अक्सर फौजी। आगे देखो, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खड्डे के किनारे मरूंगा। वो लहना सिंह कह रहा है कि मेरी चिंता मत करो, मेरा डर मत करो, मैं बुलेल के खड्डे के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ से लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, यानी किरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ से लगाया हुआ आंगन में आम का पेड़ है, उसके नीचे मैं मरूंगा। वजीरा ने तोरी चढ़ाकर कहा, क्यों मरने मारने की बात लगाई रखी है, मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भैया, कैसे? अब वो वजीरा सिंह उसको दिमाग खराब हो गया कि यार क्यों मरने मारने की बात लगा रखी है। अब देखो, ये बीच में पंजाबी गाना आ गया है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वालों या फिर घरबारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। ये गीत गा रहा है, ओ चना चटाई ये खुदाई नू। पंजाबी भाषा में देखो स्पष्ट नहीं होगा। सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर से ताज़ा हो गए और मानो 4 दिन के सोते हुए मौज कर रहे थे। ऐसे मतलब ताज़ा हो गए, ताज़ा होने की वजह से ही वो गाना गाया जाता है। इस गाना गाने से सारे के सारे ताज़ा हो गए। किसी को ऐसे ही नहीं मालूम हुआ कि 4 दिन से ये सिपाही सोए ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, दोपहर रात जी मतलब 12 बज गए, अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ था। अब कहानी में अलग क्लाइमेट आएगा। बोधा सिंह खाली बिस्कुट के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछा करके, लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट, एक कोट होता है पहनने का, वो ओढ़ करके सो रहा था। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ था।
एक आंख लहना सिंह की खाई पर थी, दूसरी बोधा सिंह के दुबले पतले शरीर पर थी। क्या है कि सूबेदारनी होती है ना, वो लहना सिंह को एक बार ये कहती है, मिलने जाता है तभी, कि मेरे पति और मेरा बेटा बोधा सिंह है, उसकी तुम प्राणों की रक्षा करना। तो वो इन दोनों का ध्यान रखता है लहना सिंह। अब ये बात अपने इस परिच्छेद में समझ में आएगी। क्यों बोधा भाई, क्या है? लहना सिंह पूछ रहा है, क्यों बोधा भाई, हालत यानी तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब देखो, पानी पिला दो। बोधा सिंह जोर में पीड़ित है, कह रहा पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगा करके पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपकंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। कि भैया बहुत जोर की ठंड है, कंपकंपी छूट रही है, दांत बज रहे हैं, गिड़गिड़ाए हैं, कटकटा रहे हैं दांत वो। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। फिर भी देखो लहना सिंह इतनी सहायता करता है, और तुम, लहना सिंह उसे जर्सी पहनने को देता है, तो बोधा सिंह कहता है, और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो, यानी मेरी जगह पहरा भी दे रहे हो और अपने कंबल भी दे रखे हैं। हाँ याद आई। अब लहना झूठ बोलता है, हाँ याद आई, मेरे पास 2 गर्म जर्सी हैं, आज सुबह तो आई है, विलायत से बुन कर भेजिए मैम ने, गुरु उस मैम का भला करें। यह कह करके लहना ने अपना कोट उतार करके और जर्सी उतारने लगा, अपना कोट उतारा और जर्सी पहन रखी थी वो देने लगा। अब किरत सिंह बोधा सिंह कहता है, सच कहते हो? नहीं और क्या झूठ कहता हूँ? यूँ कहकर नाई करते हुए बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप है वो कोट और जिन का कुर्ता पहन करके पैरे पर खड़ा हो गया। कोट था उसके पास और एक जिन का कुर्ता था, वो पैर करके पैरे पर खड़ा हो गया। मैम की जर्सी की कथा केवल कथाई थी, उसने मतलब लहना ने झूठ बोला था बोधा सिंह से। आधा घंटा बीत गया, इतने में खाई के मुँह से एक आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। ये नकली हजारा सिंह आएगा, देख ध्यान रखना, नकली पलटन साहब है ये, यहाँ पर कहानी बदलेगी। कौन? पलटन साहब। हुक्म हुजूर। ये कहकर सूबेदार तन करके फौजी सलाम करके सामने हो गए, यानी तन करके हुजूर सलाम, उसे मतलब अपने सूबेदार से वो सलाम करने लगा, तन करके खड़ा हो गया, सामने आया। देखो अब वो नकली पलटन साहब कहता है, इसी दम धावा करना होगा, यानी इसी समय अपन को धावा करना होगा, यानी आक्रमण करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन की खाई है, यानी 1 मील दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन की खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे खेत काट करके रास्ता है, 3-4 घुमाव है, आगे एक मोड़ है, यानी 3-4 खेत के बाद में एक मोड़ आएगा, वहाँ पर मैं 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ पर 10 आदमी छोड़ करके सबको साथ ले जाओ, और खंदक छीन कर वह वहीं पर खड़े रहो, जब तक हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। अब ये बोलता है हम यहाँ पर रहेगा, तुम इन लोगों को ले जा करके वहाँ पर खड़े हो जाओ, जो हुक्म। अब लहना सिंह कहता है जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए थे। बोधा भी कंबल उतार करके चलने लगा, परंतु लहना सिंह ने उसे रोक दिया। लहना आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार, बोधा के जो पिता थे सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया, और लहना सिंह समझकर चुप हो गया। और पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पे बड़ी हुज्जत, यानी बड़ी परेशानी हुई। कोई पीछे हटने का नाम नहीं लेना चाहता, कोई पीछे नहीं रहना चाहता था। समझा बुझा करके सूबेदार ने मार्च किया, पलटन समझा बुझा करके मार्च किया, यानी उनको भेजा। आगे देखिए, साहब लहना सिंह सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। वो साहब नकली पलटन साहब आया था, वो मुंह फेर करके सिगड़ी की तरफ उल्टे खड़ा हो गया और जेब से सिगरेट निकाल करके सुलगाने लगा। 10 मिनट के बाद में उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ा करके कहा, लो तुम भी पियो। अब वो लहना की ओर भी सिगरेट लेकर के हाथ बढ़ाया कि तुम भी पी लो, परंतु लहना सिंह था वो सिगरेट नहीं पीता था। आंख मारते मारते लहना सारी बात है वो समझ गया। मुँह का भाव छिपा करके लहना अपने मुँह का भाव छिपा करके बोला, लाओ साहब। और हाथ आगे करते हुए उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुँह देखा, बाल देखे, और लहना सिंह उसका माथा ठनका, यानी उसके दिमाग में आया कि ऐसे बाल तो अपने साहब के थे नहीं। पलटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ पर उड़ गए, उसकी जगह ये कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पी करके आए होंगे और उन्होंने बाल कटवाने का मौका मिल गया होगा, ऐसा वो विचार कर रहा है कि उन्होंने शराब पी करके बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना ने जांचना चाहा, पलटन साहब 5 वर्ष से उनके रेजिमेंट थे। लहना ये परखना चाह रहा था कि असली पलटन साहब है या नकली पलटन साहब है। असली पलटन साहब हैं वो 5 साल से लहना की रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहना सिंह पूछता है। अब नकली पलटन साहब कहता है, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, ये देश पसंद नहीं आया? अब देखो, नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ पर कहाँ हैं? याद है परसाली नकली लड़ाई में, परसाल मतलब पिछली साल, नकली लड़ाई के पीछे हम और आप जगदारी के मेले में शिकार करने पर गए थे। हाँ हाँ, ऐसे वो झूठ बोलता है कि पिछले साल अपन
नकली लड़ाई में जगदारी ज़िले में शिकार करने के लिए गए थे। हाँ हाँ, वहीं पर जब आप खोते पर सवार थे, खोता मतलब बोलते हैं खच्चर के समान एक जानवर आता है, उसको बोलते हैं। खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली थी, ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी। और आपकी एक गोली कंधे पर लगी, दूसरी पुट्ठे में निकली थी। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है क्यों साहब? शिमले में तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट के मेस में लगाएंगे। हाँ हाँ, मैंने वे विलायत भेज दिया। अब वो नकली पलटन साहब वो कहता है मैंने वो सिंह वो विलायत भेज दिए। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे, यानी 2-2 फुट के तो वो सिंह थे ही। हाँ, लहना सिंह ने 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? अब वो नकली पलटन साहब कहता है तूने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दियासलाई लाता हूँ। ये कहकर के लहना सिंह खंदक में घुसा और अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट से निश्चय कर लिया। अब उस लहना सिंह को कोई संदेह नहीं रहा कि ये नकली पलटन साहब है, पक्का का पक्का। उसने निश्चय कर लिया। अंधेरे में किसी की सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह से टकराया। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आई है? कयामत का मतलब क्या कोई परेशानी आई है या कोई मौत आन पड़ी कि क्या कयामत आई है? जरा आंख तो लगने दी होती कि यार अभी तो सोया था, क्या कयामत आ गई? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अभी तो मेरी आंख में नहीं लगी, थोड़ी आंख तो लगने दी होती। अब लहना सिंह कहता है होश में आओ, कयामत आई है। और पलटन साहब की वर्दी पहन करके आई कि हाँ कयामत आई है और पलटन साहब की वर्दी पहन करके आई है। अब वजीरा कहता है क्या? पलटन साहब तो या तो मारे गए या फिर कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहन करके कोई जर्मन आया है। ने उनके मुँह है सूबेदार ने उसका मुँह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सुहारा साफ उर्दू बोलता है कि साला साफ उर्दू बोलता है, पर वह किताबी उर्दू है। मुझे पीने को सिगरेट भी दिया है। तो अब मारे गए, धोखा हो गया है। यानी लहना सिंह कह रहा है हमारे साथ धोखा हुआ है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में, सूबेदार जो हैं हजारा सिंह वो कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे या यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी तक वह दूर नहीं पहुँचे हैं। लहना सिंह है वो वजीरा सिंह को कह रहा है कि अभी तक वो दूर नहीं पहुँचे हैं, उनके निशान देखते देखते आप उनके पीछे दौड़ जाओ और उन्हें वापस ले आओ। अब दावा होगा, यानी मतलब अपने पर आक्रमण होने वाला है। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आएँ। खंदक की बात बिल्कुल झूठ है, यानी खाई में जो बात अपन को कही है वो बिल्कुल झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न गुड़के, यानी किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। खटाखट चुपचाप चले जाओ। हुक्म तो ये है कि नहीं। अब वो वजीरा सिंह कहता है कि अपने को ये हुक्म तो है ही नहीं, आर्मी में सब हुक्म चलते हैं। परंतु यहाँ पर लहना सिंह गुस्सा आ जाता है। ऐसी की तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म है। अब गुस्सा तो आएगा, उसको पता था लहना सिंह को सारी बात सच्चाई का, परंतु वो जाने को तैयार नहीं था। तो वो कहता है गुस्से में, ऐसी की तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म मैं पलटन साहब की खबर लेता हूँ कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मैं पलटन साहब की है वो खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हो। अब वो वजीरा कहता है हम यहाँ पर तो तुम 8 ही बचे हो। 8 नहीं 10 लाख हैं। एक एक अकालिया शिका वो सवा सवा लाख के बराबर होता है। चला जाओ कि यहाँ पर हम 8 नहीं है 10 लाख हैं। एक एक अकालिया शिका वो 1.25 लाख के बराबर होता है। तुम यहाँ से चले जाओ। लौट करके खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से बिल्कुल चिपक गया। उसने देखा कि पलटन साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले बम के, और तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया। यानी वो मिट्टी की दीवार थी उसमें घुसेड़ दिया। तीनों को एक तार से बांध दिया और तार के आगे सूत की एक गुत्ती थी जिसे सिगड़ी के पास रखा और बाहर की तरफ जाकर के दिया सलाई जला करके गुत्थी पर रखने वाला था। ये काम कर रहा था, इसमें वो बम फिट कर रहा था खंदक के, ताकि पूरी खंदक उड़ जाए। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों में उल्टी बंदूक को उठा करके लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान करके दे मारा और धमाके के साथ ही साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी और लहना ने एक कुंदा साहब की गर्दन में दे मारा। एक कुंदा गर्दन में ठोक दिया, खींच के दे मारा। और साहब थे वो आंख मीन गोट करते हुए चित्त हो गए, यानी मूर्छित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोलों को बीन करके खंदक से बाहर फेंका और साहब को घसीट करके सिगड़ी के पास लाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल करके उन्हें अपनी जेब के हवाले कर दिया। जो साहब थे, नकली पलटन साहब था, उनके पास 3-4 लिफाफे मिले और एक डायरी मिली थी, उनको अपनी जेब में रख लिया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंस कर ये बोला, क्यों पलटन साहब, मिजाज कैसा रहा? ऐज मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं कि सिख सिगरेट पीते हैं और ये भी सीखा कि जगदारी ज़िले में
नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट और 4 इंच के सींग होते हैं। ये सिखा मुसलमान खानसामा होता है। वो अब्दुल्ला जो था वो मूर्तियों पे जल चढ़ाते हैं और पलटन साहब खोते पर बैठते हैं। पर ये तो कहो कि इतनी साफ उर्दू आपने कहाँ से सीख आए हो? हमारे पलटन साहब तो बिना डेम के यानी बिना अनुवाद के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते हैं कि तुम इतनी प्यारी इतनी साफ उर्दू कहाँ से सीख करके आ गए हो? हमारे पलटन साहब को तो इतनी उर्दू समझ में नहीं आती है। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले, जैसे सर्दी से बचने के लिए साहब ने दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, और चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना भी इतने वर्ष पलटन साहब के साथ रहा है। इसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए। 3 महीने हुए हैं हमारे गांव में। अब लहना सिंह उनको बता रहा है कि 3 महीने हुए हैं। एक तुर्क मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों के दवाई देता। चौधरी के बड़ के नीचे मांझा, मांझा यानी एक मतलब मचिया, जो आप चारपाई को बोलते हैं वो होता है मांझा। मांझा बिछा करके हुक्का पीता रहता और कहता था जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ करके उन्होंने विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने में रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुंडवा दी और गांव से बाहर निकाल दिया और कहा कि जे मेरे गांव में अब की बार पैर रखा तो, यानी मैंने मुल्ला जी को गांव से बाहर निकाल दिया। ये लहना सिंह बातें कर रहा था उससे, नकली पलटन साहब से। साहब की जेब से इतने में पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लग गई थी। एक पिस्तौल चला, गोली लगी। और इधर लैना ने अपनी हेनरी मार्टिन, एक बंदूक का नाम है, हेनरी मार्टिन के 2 फायरों से साहब की कपाल क्रिया है वो पूरी कर दी। और धड़ाका सुन करके सारे हैं वो धड़ाका सुन करके आ गए। लैना ने अपनी हेनरी मार्टिन के 2 फायर किए और जो नकली पलटन साहब हैं उनकी कपाल क्रिया पूरी कर दी, यानी उनको मार डाला। इतने में बोधा बोलता है, देखो बोधा चिल्लाया क्या है। अब बोधा को वो बताता नहीं है लैना सिंह ने उसे ये कह करके सुला दिया कि एक गुड़कावा कुत्ता आया था, उसे मार दिया और जो लोग थे उनको सब हाल बता दिया। सब बंदूकें लेकर के तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़ करके घाव के दोनों ओर पट्टियां कस करके बांध ली। घाव मांस में था और पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया, यानी पट्टी कस ली तो लहू नहीं निकला, रक्त। इतने में 70 जर्मन जो सिपाही थे वो चिल्ला करके खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ के पहले दावे को उन्होंने रोक दिया। इधर सिखों ने बंदूकों की बाढ़ की का दावा बोल दिया, यानी आक्रमण कर दिया, उसको पहले दावे को रोक दिया, दूसरे को रोका। पर यहाँ पर वो लोग 8 ही थे, सिख जो सिपाही थे वो 8 ही थे। लहना तक तक करके मार रहा था, वह खड़ा था और सारे लेटे हुए थे। और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों पर, जो 70 थे जर्मन, वो अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ करके जर्मन आगे घुस आते। और थोड़े से मिनटों में वह अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी का खालसा। और धड़ाधड़ दोनों तरफ से बंदूकों के फायर से जर्मन की पीठों पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जो जर्मन हैं वो 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए, यानी सामने से तो लहना सिंह वाले साथी 8 लोग थे वो आक्रमण कर रहे थे धड़ाधड़, और पीछे से और सैनिक आ गए थे। सूबेदार हजारा सिंह के जवान पीछे से आग बरसा रहे थे और सामने से लहना सिंह के साथियों ने संगीन बराबरी चल रहे थे। और पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया था, यानी दोनों ओर से गोलियां चलनी शुरू हो गई थी। एक तरफ से हजारा सिंह, दूसरी तरफ से लहना सिंह, बीच में जर्मन आ रहे थे। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई है, वाह गुरुजी की फतेह है, वाह गुरुजी का खालसा, सत श्री अकाल। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या फिर कर्रा रहे थे। 63 जर्मन थे वो या तो खेत रहे या तो मारे गए या फिर गाँव से कर्रा रहे थे गोलियों से। सिखों के 15 के प्राण गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली लग आर पार हो गई थी। सूबेदार था, उसके दाहिने कंधे में गोली आर पार हो गई। लहना की पसली में एक गोली और लग गई थी। उसके घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, यानी बंद कर लिया था, और बाकी का साफा फाड़ करके कमरबंद की तरह लपेट लिया। और किसी को खबर नहीं हुई कि लहना का दूसरा घाव वो भारी घाव है। किसी को पता नहीं चलने दिया लहना सिंह ने कि लहना को जो दूसरा घाव लगा है वो भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का नाम दिया हुआ था अक्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोद्योपाचार्य कहलाती है, यानी दांत किड़किड़ाने वाली हवा। और वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों में ऐसे चिपक रही थी जैसे दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन करके कागजात
पा करके उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहा था, उसकी तुरंत बुद्धि थी, उसको सराह रहा था लैला सिंह को, और कह रहा था कि अगर तू नहीं होता तो आज अपन सारे लोग हैं वो मारा जाता, ऐसे उसको शाबाशी दे रहा था लैला सिंह को। इस लड़ाई की आवाज़ है 3 मील दाहिनी खाई वालों को भी सुनाई दे दी, यानी साइड की 3 मील दूरी पर एक खाई और थी, उनको भी सुनाई दे दी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया, वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमारों को ढोने वाली गाड़ियाँ चली आई। कुछ 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची थी। फील्ड अस्पताल नज़दीकी था, सुबह होते होते वहां पर पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध करके एक गाड़ी में घायल लिटाई गई, दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई। सूबेदार लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए थी, उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा जोर से बर्रा रहा है, यानी वो कर्रा रहा है, जोर बहुत तेज़ है, उसके बुखार है। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़ करके सूबेदार जाना नहीं चाहते, क्योंकि लहना सिंह ने पूरी पलटन को बचाया था, इसलिए सूबेदार हैं वो जाना नहीं चाहते थे। तुम्हें बोधा की कसम है, अब लहना कहता है तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की भी सौगंध है जो कि आप इस गाड़ी में चले जाओ, और तुम, अब वो सूबेदार कहता है कि तुम मेरे लिए वहाँ पहुँच करके गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं हो मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है, पर अच्छा, वजीरा सिंह मेरे पास ही है, पर वो कहता है अच्छा। बोधा गाड़ी में लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदार ने होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिखना, यानी चिट्ठी लिखो तो मेरा भी कुशल अक्षम लिख देना। मत्था टेकना लिखना पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं। जब घर जाओ तो कह भी देना मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। इस कहानी का नामकरण उसने कहा था वो क्यों पड़ा, अब आपकी बात पूरी समझ में अगले परिच्छेद में आएगी कि सूबेदारनी ने जो मुझसे कहा था उसने कहा था वो मैंने कर दिया, लहना सिंह कहता है। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ के कहा, मैंने तैने मेरे और बोधा के जो प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने तुझे क्या कहा था। अब आप गाड़ी में चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया और वजीरा पानी पिला दे और कमरबंद खोल दे। वजीर मतलब लहना सिंह के घाव बड़ा खतरनाक लगा था। अब की बार मृत्यु के समय क्या होता है, इंसान की सारी पहले की जो स्मृतियाँ यानी याददाश्त वो बिल्कुल साफ हो जाती है, और जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आते रहते हैं, सारे दृश्यों के रंग बिल्कुल साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है, यानी समय की जो धुंध है वो पूरी हट जाती है। अपने पूरे जीवन की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल साफ एक चलचित्र, एक फिल्म की तरह अपने को दृश्य दिखाई देते हैं। मृत्यु के समय की घटना होती है। अब आपको पूरी बहुत अच्छे से कहानी समझ में आएगी दोस्तों, बने रहिए। लहना सिंह 12 वर्ष का था। पूछा जा सकता है नेट JRF में कि जब लहना सिंह उस लड़की से मिला था कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ पर आया हुआ था, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ पर, हर कहीं पर एक 8 वर्ष की लड़की से उससे लहना सिंह से मिल जाती है। जब वो पूछता है तेरी कुड़माई यानी सगाई होगी, तो वह धत कह करके भाग जाती है। एक दिन वैसे ही उसने पूछा तो उसने कहा हाँ हो गई, देखते नहीं हो रेशम के फूलों वाला ये सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध आया, क्यों हुआ, वजीरा सिंह पानी पिला दे। मतलब ये सारी बातें लहना सिंह को याद आती हैं। अब अपने को पूरी कहानी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों, बने रहो। आगे देखो, 25 वर्ष बीत गए हैं, मैंने आपको पीछे बताया था ना दूसरे दृश्य में, ये कहानी 25 वर्ष आगे चली गई है। 25 वर्ष बीत गए हैं, लहना नंबर 77 रायफल के जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का उसे ध्यान ही नहीं रहा। जब जॉब लग गया था, बड़ा हो गया, तो उस 8 वर्ष की लड़की को वो भूल गया। क्या कि बचपन का प्रेम होता है, एक निश्चल प्रेम होता है, मतलब एक आशिकी वाला प्रेम नहीं था। न मालूम वह कभी मिली भी थी या नहीं भी मिली थी। 7 दिन की छुट्टी लेकर के ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए मैं अपने घर गया हुआ था। लहना सिंह होता है वो वजीरा सिंह को बता रहा है। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, लाम का मतलब लड़ाई पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारे सिंह की भी चिट्ठी मिल गई, मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते आना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था लहना सिंह के गांव के। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पर पहुँच गया, यानी सूबेदार के घर पहुँच गया। चलने का जब समय हुआ तो सूबेदार ने बड़े बेड़े में से यानी घर में से निकल करके आया और बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुला रही है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो ये कभी रहा ही नहीं सूबेदार का परिवार। घर के लोग दरवाजे पर जाकर के मत्था टेकना कहा, 80 सुनी। लहना चुप रहा, यानी लहना के दिमाग में विचार आया कि मुझे सूबेदारनी कब से जानने लगी है, मैंने तो पहचाना नहीं। अब देखो सूबेदारनी कहती है मुझे पहचाना नहीं, अब आएगा मज़ा। तेरी कुड़माई हो गई, धत ये कल हो गई, देखते नहीं हो रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर। अब ये बात कहते ही लहना सिंह की पूरी जो पुरानी घटनाएं थी वो सारी बिल्कुल याद होगी, बिल्कुल तरोताज़ा हो गई। वो कहती है कि देखो मैं वही हूँ, तेरी कुड़माई हो गई, धत देखते नहीं हो रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर।
बाहों की टकराहट से मूर्छा हटी। बाहों की जैसे मतलब विचारों की टकराहट से जब अपन भूल गए थे तो उसकी वो मूर्छा बिल्कुल खुली, करवट बदली और पसली का घाव बह रहा था। उधर लहना के पसली का घाव बह रहा था। वो इतना कह रहा था, वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। बस यहाँ पर इस कहानी का नामकरण इसलिए पड़ा कि उसने कहा था। शोभन चल रहा था, सूबेदार ने कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूटे, यानी मेरा तो भाग्य फूट गए हैं। सरकार ने बहादुरी का खिताब तो दिया है, लाइलपुर में हमें ज़मीन भी दी है। आज नमक हलाली यानी स्वामी भक्ति का समय होता है ना, नमक हलाली उसको बोलते हैं, स्वामी भक्ति को। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों यानी औरतों की घघरिया पलटन क्यों नहीं बना दी। मैं भी तेरे सूबेदार के साथ में चली जाती। एक बेटा है, वो भी फौज में भर्ती हुआ, ये अभी 1 वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 बेटे और हुए थे, एक भी नहीं जिया है, यानी एक भी जिंदा नहीं रहा, चारों मर गए हैं। सूबेदारनी रोने लगी, यानी माँ का है वो बच्चे के प्रति अपना ममत्व प्यार होता है वो फूट पड़ा, वो रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे तो भाग भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले के, घोड़े वाले के, दही वाले की दुकान के पास में बिगड़ गया था। यानी एक दिन तांगे वाले का घोड़ा था, वो दही वाले की दुकान पे बिगड़ गया था। अपने पहले परिच्छेद में जब कहानी शुरू हुई थी तब यह बात पढ़ी थी, बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर के दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। आज मैं इन दोनों को ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, यानी अपना आंचल वो पसारती है। रोती रोती सूबेदार ने ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। वजीरा पानी पिला दे। लहना का घाव बह रहा था और वो कह रहा था, वजीरा पानी पिला दे। उसने कहा था कि मतलब सूबेदारनी ने कहा था। आ रही है ना बात समझ में? उसने कहा था। इस कहानी का नामकरण इसीलिए पड़ा है। लहना सिंह का सिर है, अपनी गोद में रखे हुए वजीरा सिंह बैठा हुआ, जब मांगता तब पानी पिला देता। आधा घंटा तक ये चुपचाप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। ऐसे लहना सिंह फिर बाद में आधे घंटे बाद में बोला कि कीरत सिंह मेरा भाई। वजीरा सिंह कुछ समझ करके कहा कि हाँ मैं कीरत सिंह हूँ। भैया मुझे और ऊंचा कर लो, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख लो, मैं रख ले। वजीरा ने वैसा ही कहा। लहना सिंह ने कहा कि मुझे थोड़ा ऊंचा और कर ले और अपने मुड्ढे पर अपना मेरा सिर है वो रख ले। तो वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा, क्योंकि लहना सिंह ने पहले परिच्छेद में ये बात कही थी ना कि मेरी मौत आएगी तो मैं मेरे घर के आंगन में लगाए हुए पेड़ के छांव के नीचे मरूंगा। अब की हाड़ में यानी अब के मौसम में अब ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं पर बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा आम है। जिस महीने में तेरा जन्म हुआ था उसी महीने में इसे लगाया गया था। वजीरा सिंह के आंसू और टपक टपक चल रहे थे, यानी वजीरा सिंह को पता चल गया था कि अब ये जाने वाला है। कुछ दिन बाद में देखो, कुछ दिन बाद में अखबारों में पढ़ने को मिला कि फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची के मैदानों में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। इस प्रकार से ये कहानी होती है, इसका अंत होता है। मित्रों आशा करता हूँ कि पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से पसंद में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने 2 मित्रों तक इसको ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।